हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम 2019 का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करेंगे इस क्लास में। तो ये क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो अब इसमें लास्ट तक बने रहें और 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला डिफाइन हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड्स के ऊपर हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है। हेयरिंग एड्स इज द इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस दैट एम्पलीफाई एंड चेंज साउंड टू अलाउ फॉर इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो जो हेयरिंग एड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम साउंड को एम्पलीफाई करके जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो साउंड होता है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, साउंड को एम्पलीफाई कर देता है वो, और फिर हम उसको कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हम सुनने में आसानी हो सकती है जिसको प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस की। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, हेयरिंग एड्स इज द बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक्स लिसनिंग अर्लियर फॉर पीपल विद द हेयरिंग लॉस। A hearing aid consists of the microphone, an amplifier and receivers. The microphone pick up sound in your acoustic environment and turn them into the electronic signals. तो सेकंड डेफिनेशन में क्या बताया गया है, जो हेयरिंग एड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें जो पीपल होते हैं जिनको हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हम लिसनिंग के लिए, साउंड को सुनने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या क्या होती है, माइक्रोफोन होता है और एक एम्पलीफायर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड को क्या करता है, पिक करता है, मतलब पकड़ता है, फिर ओकेस्टिक एनवायरनमेंट में इसको करता है, फिर उसको टर्न किस में कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में उसको टर्न कर देता है, और फिर इस तरीके से हमें साउंड सुनाई आ जाता है। नंबर फर्स्ट का भी, जिसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेशन विथ हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड म्यूटेड। जो पर्सन होता है जिसका हेयरिंग लॉस होता है, जो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाता है, और म्यूटेड पर्सन होता है, उसमें हमें किस तरीके से नर्स कम्युनिकेशन कर सकती है उसका हमें यहाँ पे रोल्स को बताना। तो द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेशन विथ हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड म्यूटेड। तो जो रोल है कम्युनिकेशन का, तो हम उसमें फर्स्ट हमारा रहता है यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। हमें क्या करना है, विजुअल एड्स का यूज़ करना है जिससे वह बहुत अच्छे तरीके से गेस्चर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, गेस्चर को देख के वह समझ सके। तो इसमें आ जाएगा यूज़ पिक्चर्स, गेस्चर्स, रिटन नोट्स एंड चार्ट्स टू एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या रहेगा, वो सुन नहीं पा रहा तो हम उसको चीज़ों को दिखा के, उसको एक्सपोज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। जिसमें हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, रिटन नोट्स दिखा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, विजुअल तरीके से हम शो ऑफ कर सकते हैं, जिससे वह आसानी से कम्युनिकेशन को हम क्या कर पाएँ, शेयर कर पाएँ, एक्सचेंज कर पाएँ, कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो पाए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, मेंटेन आई कांटेक्ट एंड एंश्योर द पेशेंट कैन सी द नर्स फेस एंड लिप्स फॉर लिप रीडिंग। तो यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो पर्सन रहेगा वह आई कांटेक्ट करेगा, और आई कांटेक्ट करने के बाद में फेस की जो लिप रीडिंग रहेगी उसके थ्रू वह कम्युनिकेशन को हम कर पाएंगे, और वह जो हम चीज़ें उसको इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करना चाहते हैं वह ले पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। स्पीक इन अ नॉर्मल टोन बट स्लो एंड डिस्टिंक्टली, अवॉइड शाउटिंग एज इट डिस्टॉर्ट लिप मूवमेंट। जैसे हमने कहा कि वह सुन नहीं पा रहा है और हमारे क्या कर रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके हमारी लिप रीडिंग कर रहा है, तो उसी तरीके से हमें जब लिप रीडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें क्या बोलना है, क्लियरली बोलना है। किसी भी चीज़ को हमें क्लियरली बोलना है और स्लोली बोलना है, ताकि वह हमारे फेस को रीड कर पाए। अगर हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं या फिर कुछ भी हम साउटिंग तरीके से उसको बोलते हैं उस चीज़ को, तो वो क्या करेगा, लिप रीडिंग नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे लिप रीडिंग प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिड्यूस बैकग्राउंड म्यूजिक्स। टर्न ऑफ टीवीज, क्लोज डोर्स, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन एंड मेक इट ईजियर फॉर द पेशेंट टू फोकस। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिससे कम्युनिकेशन यहाँ पे अफेक्ट ना हो और कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स। एंश्योर दैट द पेशेंट
हेयरिंग एड्स इज़ वर्किंग प्रॉपरली एंड असिस्ट इन द एडजस्टिंग इफ़ इट नीडेड। अगर हेयरिंग एड्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत है सुनने के लिए, तो हमें उसकी यूज़ करना है और उसकी वर्किंग को हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि उसमें प्रॉपर तरीके से सुनाई आ रहा है या नहीं आ रहा है करके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। आस्क द पेशेंट टू रिपीट एंड डेमोन्स्ट्रेट व्हाट वाज एक्सप्लेन टू एंश्योर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हमें कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग में क्या करना है, जो हमने पेशेंट को समझाया है उसको हमें रिपीटेडली पूछना है कि हमने उसको क्या समझाया। अगर वह बता पा रहा है कि हमने उसको क्या समझाया तो यहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कन्फर्म हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है इन्वॉल्व फैमिली एंड इंटरप्रेटर। फिर आ जाएगा यूज़ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स फैमिलियर्स विद द पेशेंट कम्युनिकेशन मेथड। जो पेशेंट की कम्युनिकेशन मेथड है उसमें हमें फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। फिर हम देख लेते हैं रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेशन विथ म्यूट पेशेंट। पहले तो हमने किस में देखा था कि जो पर्सन है इम्पेयर्ड हेयरिंग है उनमें हमने यहाँ पे रोल ऑफ नर्स देखा था। अब हमारा जो रोल ऑफ नर्स रहने वाला है ये रहेगा कम्युनिकेशन विथ म्यूट पर्सन। जो म्यूट पर्सन है उनमें कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एंकरेज अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, प्रोवाइड राइटिंग मटेरियल, कम्युनिकेशन बोर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू हेल्प एक्सप्रेस नीड्स। ये सब हमें चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे रिटर्न नोट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, रिटर्न मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बोर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम म्यूटेड पर्सन में हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा रोल होता है नर्सेस का। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में जाता है यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वह सुन नहीं पाएगा तो हम वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाएगा। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं यहाँ पे नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल ही कम्युनिकेशन किया जाता है। या तो फेस टू फेस कर सकते हैं या फिर हम नॉन वर्बल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या जाता है पे अटेंशन टू फेस एक्सप्रेशन गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड पेशेंट्स फीलिंग। यहाँ पे क्या होगा फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू गेस्चर्स को समझा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, ये सब जो हम एक्सप्रेस करेंगे, अटेंशन देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से इसको क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा। जो हम कम्युनिकेशन यहाँ पे करना चाह रहे हैं पेशेंट के साथ में वो रिसीव कर पाएगा। नेक्स्ट जाता है बी पेशेंट एंड सपोर्टिव। इसमें क्या जाता है गिव द पेशेंट टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड स्लो एम्पैथी एंड रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। हमें पेशेंट को क्या करना है, पेशेंस के साथ में कूल तरीके से, सपोर्टिव तरीके से उसको हमें चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिश अ सिग्नल सिस्टम, डेवलप सिंपल सिग्नल्स लाइक नोडिंग, पॉइंटिंग एंड ब्लिंकिंग फॉर यस एंड नो। हमें सिग्नल सिस्टम को यहाँ पे बस समझाना उसको कि हम अगर यस बोलते तो वह नोड को हिला सकता है, नोडिंग कर सकता है, पॉइंटिंग कर सकता है, कुछ चाहिए तो ब्लिंकिंग कर सकता है, आई ब्लिंकिंग, या फिर यस नो के लिए वो है ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेंटेन इमोशनल सपोर्ट, शो काइंडनेस, रिश्योरेंस एंड रेस्पेक्ट टू मेक द पेशेंट फील वैल्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग। जो पेशेंट है उसके साथ में हमें इमोशनल सपोर्ट हमें उसको प्रोवाइड करना है और उसकी फीलिंग्स को हमें वैल्यू देना, अंडरस्टैंडिंग करना है और नॉन जजमेंटल यहाँ पे होना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कोलैबोरेट विथ स्पीच थेरेपिस्ट, वर्क विथ स्पेशलिस्ट टू डेवलप एंड यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फॉर पेशेंट। हमें स्पीच थेरेपिस्ट की भी यहाँ पे हेल्प लेनी है जिससे वह कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को हमारे पेशेंट के साथ में और भी इफेक्टिव हम यहाँ पे कर पाएँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट का सी, एक्सप्लेन द स्पीच थेरेपी। हमें स्पीच थेरेपी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पीच थेरेपी होती क्या है। स्पीच थेरेपी इज द रिहेबिलिटेटिव प्रोसीजर अंडरटेकन इज ऑर्डर टू हेल्प पीपल हैविंग एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो जो स्पीच थेरेपी होती है वो क्या होती है, एक रिहेबिलिटेशन की एक प्रोसीजर होती है, रिहेबिलिटेटिव प्रोसीजर होती है जिसमें जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पीच थेरेपी के। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव स्पीच क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन। स्पीच थेरेपी हम देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी स्पीच में क्लैरिटी आएगी और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू इन्हेंस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सप्रेशन। अगर हम स्पीच थेरेपी देंगे तो जो लैंग्वेज है उसको हम ठीक कर सकते हैं और एक्सप्रेस किस तरीके से
चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू डेवलप वॉइस कंट्रोल एंड करेक्ट स्पीच टोन एंड पिच। तो जो स्पीच थेरेपी होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वॉइस को कंट्रोल करते हैं, करेक्ट स्पीच में टोन को, पिच को, ये सब को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू रिड्यूस स्ट्रेमरिंग एंड स्टरिंग। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू हेल्प पीपल हु हैव कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। जिस पीपल को कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है उसमें भी स्पीच थेरेपी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं स्पीच थेरेपी के। तो फर्स्ट आता है प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट में आ जाता है इनहेंस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। प्रोफेशनल सक्सेस और एकेडमिक को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। इसके लिए भी जो स्पीच थेरेपी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा जाता है हेल्प इन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट बाय बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एड्स रिहेबिलिटेशन आफ्टर एक्सीडेंटल सर्जरीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिमांड। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रिवेंट फर्दर स्पीच इन सोलिंग कॉम्प्लिकेशन। ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच थेरेपी है। अब हम इसकी मेथड्स देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स होती है, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन स्पीच थेरेपी। तो जो स्पीच थेरेपी की मेथड्स है, सबसे पहली मेथड्स होती है आर्टिकुलेशन एक्सरसाइज। इसमें क्या होती है, प्रैक्टिसिंग स्पीच साउंड वर्ड्स एंड इम्प्रूव क्लियरिटी। जो आर्टिकुलेटिंग एक्सरसाइज होती है उसमें क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है किसकी, साउंड वर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। स्पेसिफिक साउंड होते हैं, इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो पिच टोन स्पीच है उसको हम क्लियर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है मेथड्स में लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटी। इसमें क्या हो जाती है, यूज़ पिक्चर बुक्स गेम्स एंड कंजर्वेशन टू बिल्ड वोकेबलरी एंड गेमर्स। हम क्या करते हैं, लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटी में पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, बुक का यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह, कन्वर्सेशन, ये सब को बिल्ड करते हैं हम किसके, वोकेबलरी और ग्रामर को बिल्डअप करते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे हम बुक का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स को देख सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी और हमारी जो ग्रामर है इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारा जाता है ओरल मोटर थेरेपी, एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल ऑफ माउथ लिप्स एंड टंग्स। मसल की हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोटर थेरेपी करेंगे, जिससे क्या होगी, हमारी माउथ लिप्स और जो टंग है उसमें एक्सरसाइज होगी, जिससे हमारी जो वोकेबलरी है, जिस तरीके से हम स्पीच थेरेपी का यूज़ करके हम वोकेबलरी को क्लियर टोन में हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वॉइस थेरेपी। वॉइस थेरेपी में क्या जाती है, ट्रेनिंग इन प्रॉपर ब्रीथिंग, स्पीच कंट्रोल एंड रीअश्योरेंस फॉर हेल्दी वॉइस यूज़। वॉइस थेरेपी का यूज़ करके हम किसको इन्हेंस कर सकते हैं, हेल्दी वॉइस को हम इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जाता है इन्फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक्स। इसमें जाता है रिलैक्सेशन, सो स्पीच एंड रिदम टाइमिंग टू रिड्यूस स्टीमिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जाता है शोलिंग थेरेपी। इसमें जाता है एक्सरसाइज टू इम्प्रूव मसल कोऑर्डिनेशन ऑन सेफ शोलिंग। मसल का कोऑर्डिनेशन करके हम सेफ शोलिंग करेंगे, जिससे जो हमारी वॉइस है वो है क्लियर सुनाई आएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जाता है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यूजिंग टूल लाइक पिक्चर ब्रॉड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स। ये सब हमारी क्या है, मेथड्स ऑफ स्पीच थेरेपी हैं। फिर हम इसके रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं। रोल ऑफ नर्स में सबसे पहला आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, रेफरल एंड कोऑर्डिनेशन करना है। अगर सीवियर कंडीशन है तो उस टाइम हमें रेफ़र करना है, और अगर कोऑर्डिनेट हम कर पाते हैं तो हमें जो पीएचसी सीएचसी लेवल है उससे हमें अपर लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोऑर्डिनेट करके जो पेशेंट है उसको हमें स्पीच थेरेपी के लिए भेजना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पेशेंट प्रिपरेशन एंड सपोर्ट्स। नेक्स्ट जाता है असिस्टेंट ड्यूरिंग थेरेपी। असिस्ट करवाना है ड्यूरिंग थेरेपी के टाइम में, फैमिली को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये सब आ जाते हैं हमारे नर्सेस के रोल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर कुमार 48 ईयर ओल्ड इज डायग्नोज टू हैव द लैरेंजियल कैंसर। जो मिस्टर कुमार है वो कितना है, 48 ईयर ओल्ड
एक पर्सन है जिसको क्या हुआ है, लैरेंजियल कैंसर हुआ। तो इसमें हमें कंडीशन दी है। फर्स्ट हमारा केस में क्वेश्चन बनेगा, लिस्ट डाउन द रिस्क फैक्टर एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरेंजियल कैंसर। हमें सबसे पहले यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बताने हैं और मैनिफेस्टेशन बताने हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं, साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं लैरेंजियल कैंसर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट रिस्क फैक्टर आने वाला है, मोस्ट अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन मैन ओल्डर देन 60 ईयर। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है ये लैरेंजियल कैंसर, जो ओल्डर एज के पर्सन होते हैं, जिनकी एज 60 साल से ऊपर होती है, ये रिस्क में होते हैं कि इनको ज़्यादा, ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं कि इनको लैरेंजियल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टैबाको यूज़। जो टैबाको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं और वोकल स्ट्रेनिंग करते हैं, मतलब जो बहुत तेज लाउडली साउंड से, जिनका वर्क ही ऐसा होता है, जिनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा होता है कि लाउड साउंड से उनको चिल्ला के वर्क करना पड़ता है, तो उसका जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। उसके कारण भी लैरेंजियल कैंसर होने के यहाँ चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रहता है क्रॉनिक लेरेंजाइटिस, जिसको रहती है उसको भी रिस्क होता है कि लेरेंजियल कैंसर हो सकता है। फैमिली में अगर किसी को है तो उसके कारण भी हो सकता है, फैमिली प्रीडिस्पोजिशन। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, जैसे राइबोफ्लेविन की अगर कमी हो रही है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, ये लेरेंजियल कैंसर हो सकता है। फिर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं लैरेंजियल कैंसर के। तो फर्स्ट होता है हमारा हॉर्सनेस होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है टिकलिंग सेंसेशन इन थॉट्स। क्या होगा, टिकलिंग सेंसेशन होगा थॉट्स में। पेनफुल स्वेलिंग रहेगी। एफोनिया रहेगा। एफोनिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वॉइस होता है, मतलब आवाज़ नहीं निकलेगी। जनरल रिएबिलिटी होगी और पेन रेडिएटिंग टू एयर लेट सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स में क्या होगा, पेन रेडिएट होके कहाँ तक जाएगा, एयर तक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो पिच वॉइस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, फुलनेस इन थॉट्स हो जाते हैं, कफ एंड स्वेलिंग आ जाती है और वेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाता है यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्चार्ज होने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी, एक्सप्लेन द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ लैरेंजियल कैंसर। हमें यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट बताना है लैरेंजियल कैंसर। ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो हम लैरेंजियल कैंसर की जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसका सबसे पहले हम गोल देख लेते हैं कि क्या गोल होते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट हमारा होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ ट्यूमर। जो भी अगर ट्यूमर वहाँ पे लैरेंक्स में हुआ है उसको हमें क्या करना है, उस ट्यूमर को हमें कंप्लीट तरीके से रिमूव करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ लोकल रीअकरेंस। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है रीएस्टोरेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉइस। हमारी जो वॉइस हमारी लॉस हुई थी उसको हमें क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है, फिर से हमें उसको वापस लेके आना है, रीस्टोर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेंटेन ऑफ एयरवे। एयरवे को भी हमें क्या करना है, मेंटेन करना है सर्जिकल मैनेजमेंट करते टाइम। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं लैरेंजियल कैंसर के लिए। तो फर्स्ट हमारा होता है पार्शियल लैरेंजिक्टोमी होता है। नेक्स्ट होता है हेमी लैरेंजिक्टोमी। फिर थर्ड आ जाता है टोटल लैरेंजिक्टोमी और फोर्थ आ जाता है टोटल लैरेंजिक्टोमी विथ लैरेंजियोप्लास्टी। तो इसमें कितने होते हैं, 4 सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है, पार्शियल, फिर हेमी, टोटल और टोटल के साथ में फिर लैरेंजियोप्लास्टी। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 सर्जिकल प्रोसीजर हो गए। तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं पार्शियल लैरेंजिक्टोमी में क्या होता है। रिमूवल ऑफ द स्मॉल लीजन ऑन ट्रू कॉर्ड अलोंग विथ द सब्सटेंशियल मार्जिन ऑफ हेल्दी टिश्यूज। तो जो पार्शियल लैरेंजिक्टोमी होता है उसमें क्या होता है, पार्शियल मतलब छोटा स्मॉल लेजन वहाँ से क्या किया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है। और उसके साथ में कहाँ से हटाते हैं, जहाँ से हेल्दी टिश्यूज़ की मार्जिन रहती है, उस मार्जिन से जो इन्फेक्टेड है, जहाँ पे ट्यूमर है, उस ट्यूमर को पूरा पार्शियल रिमूव कर दिया जाता है। और हमें वहाँ पे इन्फेक्टेड को नहीं छोड़ना है, जहाँ तक हेल्दी टिश्यू की मार्जिन है हमें हेल्दी टिश्यू की मार्जिन से ही हमें कट करके बाहर निकालना है। नेक्स्ट हमारा रहता है हेमी लैरेंजिक्टोमी। इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ 1 ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स कॉर्ड, 1 हाफ ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज। तो जो हेमी लैरेंजिक्टोमी होती है उसमें क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड को रिमूव किया जाता है जो फॉल्स कॉर्ड होता है, और हमें
1/2 ऑफ थायराइड कार्टिलेज को भी रिमूव करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टोटल लैरेंजेक्टोमी। टोटल लैरेंजेक्टोमी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंटायर लैरिंग्स। तो हमें टोटल लैरिंग्स को हमें क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है, जिसमें क्या क्या होता है, एपिग्लोटिस होती है और फॉल्स और ट्रू कॉर्ड्स होते हैं और हायोइड बोन होती है। तो मतलब ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से बाहर निकल जाती हैं। फिर हमारे फोर्थ पॉइंट में जाता है टोटल लैरेंजियोक्टोमी विथ लैरेंजियोप्लास्टी। तो इसमें क्या करते हैं, टोटल लैरेंजियोक्टोमी कर देते हैं और उसके साथ साथ में जैसे लैरेंजियोक्टोमी टोटल में एंटायर लैरिंग्स को हम हटा देंगे और उसके साथ साथ में क्या करेंगे, हम लैरेंजियोप्लास्टी वहाँ पे कर देंगे। फिर हम रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं कि क्या क्या रोल्स होते हैं नर्स के। तो फर्स्ट हमारा जाता है असेस द पेशेंट फिजिकल एंड इमोशनल स्टेटस। हमें पेशेंट के फिजिकल और इमोशनल स्टेटस को हमें असेस करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हमें उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, उसको टीच करना कि कोई इस तरीके से वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट अबाउट वार्निंग साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। हमें पेशेंट को एजुकेट करना कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे। वार्निंग साइंस उसको समझाना, इनको इन्फेक्शन के बारे में बताना है कि किस किस तरीके से वो बच सकता है, क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हमें उसको सारी चीज़ें उसकी डिसीज से रिलेटेड हमें सब चीज़ उसको क्या करनी है, समझानी है। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है एनकरेज फॉलो अप एंड स्पीच रिहेबिलिटेशन। हमें पेशेंट को फॉलो अप देने के लिए बोलना है, अगर कोई फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो हम उसको पहले से असेस करके मैनेज कर सकें। और स्पीच थेरेपी के लिए, स्पीच रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमें पेशेंट को एडवाइस करना है ताकि वह अपनी जो लॉस हुई थी वॉइस को, उसको वह धीरे धीरे करके रिटर्न बैक ला सके और अपनी पहले जैसी लाइफ में वह जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी रहेगा, जिसमें है राइट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर लैरेंजेक्टोमी। यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट और प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे बताना कि क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकते हैं प्री ऑपरेटिव के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव के लिए। मतलब लैरेंजेक्टोमी जो सर्जरी है उसके पहले क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे और जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद में क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर लैरेंजेक्टोमी। जो लैरेंजेक्टोमी सर्जरी है उसके पहले हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है असेसमेंट का। इसमें क्या आ जाता है, रिकॉर्ड पेशेंट हिस्ट्री, वॉइस चेंजेस एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। हमें यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, कंप्लीट हिस्ट्री लेना हमें यहाँ पे पेशेंट की, उसकी वॉइस चेंजेस वगैरह देखने की, वॉइस में कोई चेंजेस तो नहीं है, लो पिच साउंड तो नहीं आ रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है उसको, मतलब सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है असेस न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस। हमें पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है और साइकोलॉजिकल स्टेटस भी हमें देखना है। नेक्स्ट हमारे इसमें पॉइंट आ जाता है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में क्या जाता है, एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर, एग्जाम्पल लैरेंजेक्टोमी एंड ट्रेक्योस्टोमी। हमें सर्जरी में ले जाने से पहले पेशेंट को उस सर्जरी के बारे में सारा प्रोसीजर उसको समझाना है। लैरेंजेक्टोमी क्या होती है, ट्रेक्योस्टोमी क्या होती है, हम इसको क्यों कर रहे हैं, ये सब उसको मतलब इसके सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे हमें पेशेंट को बताने हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रिपेयर द पेशेंट फॉर लॉस ऑफ वॉइस एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड। हमें पेशेंट को यह भी बताना है कि इस सर्जरी के बाद भी उसकी वॉइस कंप्लीट तरीके से जा सकती है, तो हमें इसकी अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन थेरेपी भी उसको बतानी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टीच ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। हमें पेशेंट को ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज टीच करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन में क्या जाता है, मेंटेन एनपीओ बिफोर सर्जरी। हमें पेशेंट को सर्जरी से पहले नील पर माउथ रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है परफॉर्म स्किन प्रिपरेशन एंड ओरल हाइजीन। हमें पेशेंट की स्किन प्रिपेयर करना है, जिस पार्ट में उसकी सर्जरी, तो हमें स्किन को प्रिपेयर करके रखना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमारी जो सर्जरी है वो लैरिंग्स की होने वाली है, लैरेंजेक्टोमी होने वाली है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट में प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड एड्रेस एंजाइटी टू फेयर अबाउट द सर्जरी एंड स्पीच लॉस। हमें पेशेंट को जो एंजाइटी उसको हो रही है, फेयर हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, कम करना है, क्योंकि वो सर्जरी में जाने वाला है, तो उसको सर्जरी के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का उसको एंजाइटी हो सकती है, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। तो इस सबको हमें कम करने के लिए हमें इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं।
ये तो थे हमारे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पोस्ट ऑपरेटिव में क्या जाता है, एयरवे मैनेजमेंट करना, मेंटेन ट्रेकेस्टोमी ट्यूब एंड एंश्योर पेटेंसी। हमें पेशेंट की जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसको मेंटेन करना है, पेशेंट की जो पेटेंसी है, ऑक्सीजन की पेटेंसी, हमें उसको मेंटेन करके रखना है, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाता है सक्शन सिक्रेशन रेगुलरली एंड ऑब्जर्व फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हमें पेशेंट का जितना भी सक्शन आ रहा है उसको हमें क्या करना है, उस सक्शन को हमें जो जितना भी सक्शन सीक्रेट हो रहा है उसको हमें कंटिन्यूअसली निकालना है, और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वुंड एंड ड्रेन केयर। वुंड और ड्रेन केयर में आ जाता है ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड फिस्टुला फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आ जाता है प्रोवाइड फीडिंग थ्रू द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अंटिल शॉलोइंग इज सेफ, ग्रेजुअली स्टार्ट ओरल फीडिंग एज एडवाइस। न्यूट्रिशन में क्या है, सबसे पहले तो जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस टाइम में हमें क्या करना है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो एनजी ट्यूब होती है, राइल्स ट्यूब होती है, उसको हमें पेशेंट को डालना है, जिसके थ्रू ही हमें लिक्विड न्यूट्रिशन ही पेशेंट को प्रोवाइड करना है। फिर वह उसको ले पाता है तो हमें धीरे धीरे करके ओरली उसको लिक्विड से स्टार्ट करके हमें धीरे धीरे करके उसके न्यूट्रिशन को इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन। इसमें जाता है फैसिलिटेट अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, राइटिंग, बोर्ड, गेस्चर एंड इलेक्ट्रोलैरिंक्स। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होगा, हमें पेशेंट को वर्बली कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ टाइम के लिए मना करना है, क्योंकि उस जगह पे उसकी सर्जरी हुई है, और अगर वो स्ट्रेस देगा वहाँ पे और वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लीडिंग होने की चांसेस रह सकते हैं, या फिर और भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना कि वह अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यूज़ करे, जैसे राइटिंग मेथड कर सकता है, गेस्चर कर सकता है, नोडिंग कर सकता है, तो ये सब मेथड वो यूज़ कर सकता है। इसमें जाता है एंकरेज स्पीच थेरेपी फॉर वॉइस रिहेबिलिटेशन। पेशेंट को हमें स्पीच थेरेपी देना है और वॉइस रिहेबिलिटेशन हमें करवानी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिफ्थ में पेन एंड कंफर्ट। इसमें जाता है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड मेंटेन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। हमें पेशेंट को जो भी पेन हो रहा है उसके लिए हमें एनाल्जेसिक देनी है, पेन किलर्स देनी है, और उसका जो एनवायरनमेंट है उसको हमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या जाता है, हेल्प द पेशेंट स्कोप विथ बॉडी इमेज चेंजेस एंड स्पीच लॉस। हमें पेशेंट को कोप अप करना है कि वह बॉडी इमेज अगर उसकी चेंजेस हो रही तो वो किस तरीके से उसको कोप अप करे, स्पीच अगर लॉस हो रही तो उसको किस तरीके से कोप अप करे। इसमें जाता है नेक्स्ट इन्वॉल्व द फैमिली मेम्बर्स इन केयर एंड एजुकेशन। हमें पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स है उसको हमें एजुकेट करना है कि वह पेशेंट की किस तरीके से हेल्प करे और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए डिफाइन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को हमें यहाँ पे डिफाइन करना, तो हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिसऑर्डर। जो ग्लूकोमा है वो क्या है, ऑक्यूलर डिसऑर्डर का ग्रुप है। यह क्या शो करता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, विजुअल फील्ड लॉस। तो जो ग्लूकोमा होता है वो क्या है, ऑक्यूलर डिसऑर्डर का ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिसऑर्डर है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यहाँ पे बढ़ जाता है, आईओपी इंक्रीज हो जाता है, और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होती है, उसमें एट्रॉफी हो जाती है, और विजुअल फील्ड लॉस होता है। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है ग्लूकोमा की सेकंड डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी कैरेक्टराइज अपीयरेंस ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट एसोसिएटेड फ्रिक्वेंटली बट नॉट इनवेजिबली विथ राइज्ड आईओपी। जो ग्लूकोमा है वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो क्या शो करता है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है, कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क में। फिर आ जाता है स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट आ जाता है, इरिवर्सिबल होता है विजुअल फील्ड में डिफेक्ट। आईओपी रहता है वो हमारा क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की टाइप के अकॉर्डिंग उनके साइन एंड सिम्टम्स देख लेंगे। जितने भी टाइप के ग्लूकोमा होते हैं उसका हम नाम बता देती हूँ मैं सारे ग्लूकोमा के, फिर उसके हम सारे सिम्टम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स किस किस ग्लूकोमा के अंदर आते हैं। तो हमारे मेनली 4 टाइप्स के ग्लूकोमा होते हैं। एक ओपन एंगर ग्लूकोमा होता है, सेकंड क्लोज एंगर ग्लूकोमा होता है, थर्ड हमारा होता है कंजेनाइटल
ग्लूकोमा होता है। और हमारा जो फोर्थ ग्लूकोमा होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी डिसीज़ के कारण होता है, तो उसको सेकेंडरी ग्लूकोमा हम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एंगर क्लोजर ग्लूकोमा में देख लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफन फ्रॉम द डेवलप स्लोली। ये जो ओपन एंगर ग्लूकोमा है वो क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है जो डेवलप कैसे होती है, स्लोली, धीरे धीरे करके ये डेवलप होती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यूजुअली नो अर्ली सिम्टम्स कॉल्ड द साइलेंट थ्रीप ऑफ साइट्स। तो इसमें स्टार्टिंग में जो ओपन एंगर ग्लूकोमा है उसमें स्टार्टिंग में हमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, सिम्टम्स धीरे धीरे करके हमें लेटर स्टेज में शो होने वाले हैं। तो ये क्या होता है, साइलेंट होता है, साइलेंट तरीके से ये वर्क करता है, और लास्ट में जाके जब ये इसकी सीवियर स्टेज आ जाती है तो उस टाइम में ये सिम्टम्स शो करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। जो पेरिफेरल विजन होता है उसका धीरे धीरे करके लॉस होने लगता है। नेक्स्ट जाता है टनल विजन इन एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में क्या होता है, टनल विजन होता है। ये टनल विजन में क्या होता है, बिल्कुल हमें मेन फोकस की चीज़ें दिखाई देती हैं, और जो पेरिफेरी की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लड हो जाती हैं। हमें मेन सेंटर वाली चीज़ दिखाई देगी, और जो पेरिफेरी की चीज़ है वो क्या हो जाती हैं, ब्लर हो जाती है। डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू डार्कनेस। डार्कनेस में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है एडजस्ट करने में। नेक्स्ट जाता है माइल्ड आई डिस्कम्फर्ट एंड हेडेक। माइल्ड आई डिस्कम्फर्ट होगा और हेडेक होगा। ये सारे सिम्टम्स किसके थे, ओपन एंगर ग्लूकोमा के थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंगर क्लोजर ग्लूकोमा। एंगर क्लोजर ग्लूकोमा क्या होता है, दिस फॉर्म्स द डेवलप सडनली इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। ये जो एंगर क्लोजर ग्लूकोमा है वो क्या होता है, सडनली डेवलप हो जाता है, और उसको तुरंत हमें मेडिकली इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की यहाँ पे नीड पड़ जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सीवियर आई पेन, इसमें क्या होता है, सीवियर आई पेन होता है। सडन ब्लड विजन, एकदम से क्या हो जाता है, सडनली ब्लड विजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेलोज अराउंड लाइट्स। हेलोज अराउंड लाइट्स क्या होता है, जैसे नाइट के टाइम में किसी भी गाड़ी या फिर बाइक में जो लाइट दिखाई देते हैं तो वो लाइट क्या हमें एक फोकस में दिखाई देता है, लेकिन जो हेलोस हो जाते हैं उसमें क्या होता है, वो लाइट हमें एक सर्कल में रिंग के हिसाब से हमें दिखाई देंगे, तो उससे हमें विज़न हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेडनेस ऑफ द आई। आई में रेडनेस हो जाती है, हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, माइल्ड डायलेटेड हो जाएगी जो पिपल्स होती है वो, और फिक्स्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोमा में आ जाता है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। ये जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है वो किन में होता है, इन्फेंट में होता है। अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द आई। जो बच्चे होते हैं कि डेवलपमेंट के टाइम में डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण जो आई का ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस टाइम में हमें कंजेनाइटल ग्लूकोमा देखने को मिलते हैं। इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें जाता है एक्सेसिव टीयरिंग, आंसू बहुत ज़्यादा निकलेंगे, फोटोफोबिया होगा। फिर नेक्स्ट जाता है एनलार्ज आई बॉल हो जाएगी, जो आई बॉल है वो एनलार्ज रहेगी। क्लाउडी कॉर्निया रहेगा, जैसे आंखों के सामने ऐसा लगेगा कि बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट रहेगा फ्रीक्वेंट आई रबिंग एंड इरिटेशन। जो आई है उसमें बार बार ईचिंग जैसी होगी, इरिटेशन होगी, और उसको हम बार बार रब करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोमा में आ जाता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। अकर्स ड्यू टू द अदर आई कंडीशन एंड ट्रॉमा। ये सेकेंडरी ग्लूकोमा किसी भी और आई कंडीशन के कारण अराइज होता है, या फिर किसी भी ट्रॉमा हुआ है, आँख में चोट लगी है, किसी भी कंडीशन से अगर आई में प्रेशर पड़ रहा है, आई में ट्रॉमा हो रहा है, तो उसके कारण ये ग्लूकोमा यहाँ पे होता है। फिर हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है पेन एंड रेडनेस इन अफेक्टेड आई। जिस आई में ये हुआ है उसमें पेन रहेगा, रेडनेस प्रेजेंट रहेगी, ब्लडी रहेगी, एंड रिड्यूस्ड विजन, उसका विजन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा उसमें, और ब्लरी रहेगी। नेक्स्ट रहेगा हेलोस अराउंड लाइट। जैसे हमने पहले बताया था हेलोस अराउंड लाइट्स में जो क्लोजर ग्लूकोमा था उसमें, तो उसी प्रकार से सेकेंडरी ग्लूकोमा में ये भी हेलोस अराउंड लाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। हमें नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना है। ये हमारा 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है वो किसने दिया है और कब दिया है। दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड 1976, इम्प्लांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये कब लॉन्च हुआ है? 1976 में ये लॉन्च हुआ है। अब हम इसके एम देख लेते हैं कि क्या एम होता है। एम ऑफ द प्रोग्राम क्या है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर एंड सर्विसेज। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है? इसमें है कि जो आई में ब्लाइंडनेस में जो बर्डन आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं मिल पा रही है, तो इसमें हम क्या करना है? कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करना है, अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड करना है हमें ब्लाइंडनेस के लिए। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फर्स्ट आ जाता है टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस। प्रिवलेंस मतलब क्या होता है? टोटल ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस। तो जितने भी ब्लाइंडनेस के न्यू केसेस आ रहे हैं, ओल्ड केसेस हैं, उन सबको हमें क्या करना है? कम करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल आई हेल्थ केयर एट ऑल लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। हमें यूनिवर्सल आई हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, हर लेवल में आई हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, हमें सारे लेवल में क्या करनी है? केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू स्ट्रेंथन आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें आई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करना है? इंक्रीज करना है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द आई डोनेशन। हमें आई डोनेशन को प्रमोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू कंट्रोल मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ये प्रोग्राम के थ्रू हम मेजर कॉजेज जो हो रही हैं ब्लाइंडनेस के, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम इसकी स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होती हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है कैटरेक्ट सर्जरी होती है, फ्री सब्सिडाइज्ड कैटरेक्ट ऑपरेशन फॉर द एल्डरली एंड पुअर यूज ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। तो कैटरेक्ट सर्जरी करके भी हम आईज को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है स्कूल आई स्कैनिंग करके, जिसमें हमें बच्चों को रिफ्लेक्टिव एरर के बारे में बताना है, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर किसी को स्पेक्टल की ज़रूरत है, उनको विज़न प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है? स्पेक्टिकल्स, उनको चश्मे गिफ्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आई डोनेशन एंड कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। हमें आई डोनेशन को और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को हमें क्या करना है? अवेयरनेस फैलानी है पब्लिक में, जिससे वो आई को डोनेट करें और दूसरे लोगों की हम आईज को ठीक कर सकें। ये भी इस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजीज के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ अदर आई डिसीज। अदर आई डिसीजेज हैं, जैसे ग्लूकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस है, तो इन सबको हमें मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या आ जाता है? ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जन, ऑप्टोमेट्रिक्स एंड अदर आई केयर पर्सनल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। इसमें आ जाता है एस्टैब्लिश ऑफ द विजन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड रीजनल आई इंस्टीट्यूट। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है? बढ़ाना है, जिससे हमें रीजनल लेवल में ही केयर प्रोवाइड कर सके आई की। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाता है पब्लिक अवेयरनेस कंपेनिंग, मास मीडिया कंपेनिंग ऑन प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस। हमें ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट के लिए हमें मास मीडिया कंपेनिंग करनी है। फिर हम इनकी इन शॉर्ट स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आई केयर इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में ही आई केयर हमें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद एनजीओस फॉर आउटरीचेस आई कैंप। हमें आई कैंप लगाने हैं, जिसमें हमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू हमें जो एनजीओस चलते हैं उनकी हेल्प से हमें आई केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन थ्रू रेगुलर रिपोर्टिंग एंड सर्वे। हमें रेगुलर रिपोर्ट करनी है, रेगुलर सर्वे करने हैं, जिससे हम आई की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आई डिसीजेज हो रही हैं, उससे हम इवोल्यूट कर सकें, मॉनिटर कर सकें और उसको हम अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है, अर्ली ट्रीटमेंट्स करने हैं, जिससे हम आई केयर ओवरऑल हम आई केयर प्रोवाइड कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, डिफाइन बर्न। यहाँ पे हमें बर्न की डेफिनेशन देनी है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बर्न आर द टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय द कॉन्टेक्ट विथ हीट, फ्लैम, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशन। बर्न क्या है? टिश्यू की इंजरी है, किसके कारण होती है?
हम अगर हीट के कांटेक्ट में आते हैं, फ्लैम, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस टाइम में टिश्यू की इंजरी हो जाती है, इसी को बर्न बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन सोर्स आर टर्न एज बर्न। तो इसमें क्या है, कोई भी ऐसी इंजरी जो डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर एक्सपोजर के कारण होती है। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण? एनी थर्मल हो सकता है, जैसे लिक्विड या वाटर वगैरह जो होते हैं थर्मल कांटेक्ट बोलते हैं उनको। केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन हो सकता है, किसी भी रेडिएशन के कारण अगर इंजरी हुई है, टिश्यूज़ की इंजरी हुई है तो उसके कारण जो भी टिश्यू इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं बर्न। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का बी, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। हमें यहाँ पे बर्न की क्लासिफिकेशन बताने हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू डेप्थ, टिश्यू डिस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम बर्न के यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बर्न होता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। इसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं। इसमें क्या क्या किस किस कारण से हो सकते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं? सन बर्न हो सकता है, लो इंटेंसिटी फ्लैश के कारण ये हो सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगी इसमें? एपिडर्मिस रहेगी, पॉसिबल टू पोर्शन ऑफ डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस रहेगी। और अगर डर्मिस रहती भी है तो उसका जो रहेगा ऊपरी भाग रहेगा डर्मिस का। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? टिंगलिंग रहेगा, हाइपर पैरेस्थेसिया रहेगी, पेन दैट इज सूटेड बाय कूलिंग। फिर नेक्स्ट जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस इसका कैसा रहेगा? रेडेंट रहेगा, ब्लैंच विथ प्रेशर के साथ रहेगा। फिर इसके कोड्स देख लेते हैं कि क्या होता है। डिस्कम्फर्ट लास्ट अबाउट 48 आवर्स से डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एस्क्यूमेशन पीलिंग इन 3 to 7 days, मतलब इसको हील होने में कितना दिन लगेगा? 3 to 7 days लगेगा सुपरफिशियल बर्न को हील होने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट बर्न आ जाता है पार्शियल थिकनेस। इसको डीप बर्न भी बोलते हैं, सेकंड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। किसके कॉजेज क्या जाएंगे? स्कैल्ड आ जाता है, फ्लैश या फ्लैम के कारण हो सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट में क्या रहेगा? एपिडर्मिस रहेगी, अपर डर्मिस रहेगी और पोर्शन ऑफ डीपर डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस रहेगी, अपर डर्मिस रहेगी और डीपर डर्मिस का पोर्शन ऊपर का रहेगा। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? पेन रहेगा, पैरेस्थीसिया रहेगा, सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड के प्रति सेंसिटिव रहेगी। अपीयरेंस में क्या रहेगा? ब्लिस्टर रहेंगे और मोटिल्ड रेड बेस ब्रोकन एपिडर्मिस रहेगी, एडिमा प्रेजेंट रहेगा, वेट रहेगा, स्किनी बीपिंग सरफेस रहेगा। नेक्स्ट इसका कोर्स किया जाता है रिकवरी इन 2 to 4 weeks, 2 से 4 हफ्ते में इसकी रिकवरी हो जाएगी। सम स्कार्स एंड डीपिगमेंटेशन कैरेक्टराइज्ड इन्फेक्शन में कन्वर्ट इनटू द फुल थिकनेस। तो इसकी जो रिकवरी है 2 to 4 days में हो जाएगी और सम स्कार्स इसके रिमेनिंग रह सकते हैं, डी पिगमेंटेशन वहाँ स्किन का हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट में आ जाता है फुल थिकनेस बर्न। इसको हम बोलते हैं 3rd डिग्री बर्न। इसके कॉजेज क्या हैं? फ्लैम के कारण हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड का अगर लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो रहा है उसके कारण, क्रॉनिक करंट के कारण या फिर केमिकल्स के कारण भी ये बर्न हो सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट में क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस रहती है, एंटायर डर्मिस मतलब अपर और जो लोअर लेयर सारी डर्मिस क्या रहेगी? होल डर्मिस इसमें अफेक्टेड रहेगी। सबक्यूटेनियस टिश्यू रहेंगे, मे इन्वॉल्व द कनेक्टिव टिश्यू, मसल और बोन भी इसमें रहेगी, इंक्लूड रहेगी। सिम्टम्स में क्या जाता है? पेन फ्री रहेगा और शॉक, हेमेचूरिया एंड हीमोलाइसिस। पेन फ्री क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें नर्व भी इन्वॉल्व हो रही है इसीलिए। अपीयरेंस कैसा रहेगा? ड्राई, पेल, वाइट एंड चार्ज्ड, ब्रोकन स्किन रहेगी विथ फैट एक्सपोजर, एडिमा, टिश्यू डिसरप्शन। इसका कोर्स देख लेते हैं कि क्या होता है। फुल थिकनेस, डेड स्किन, सुपरहिटेड एंड लिक्विफाइड आफ्टर 2 to 3 weeks। जो डेड स्किन रहेगी सुपरफिशियल वो लिक्विफाइड हो जाएगी कितनी? 2 से 3 हफ्ते में। फिर एक्सपोंटेनियस हीलिंग इम्पॉसिबल रहेगी, मतलब तुरंत इसकी हीलिंग नहीं होगी, इसमें लंबा टाइम लगेगा हील होने के लिए। फिर रिक्वायर रिमूवल ऑफ द ईस्चर एंड सबक्यूटेनियस स्प्लिट एंड फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। इसमें स्किन ग्राफ्टिंग भी हमें करना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का सी, डिफाइन CVA कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट को हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो हमें यहाँ पे एक CVA की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रोक इज द इन्फाक्शन दैट ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो दैट रिजल्ट टू न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट एंड लॉस ऑफ ब्रेन
फंक्शन। तो जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, इन्फाक्शन होता है या फिर डेथ होता है किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन का, और ये स्पेसिफिक पोर्शन कहाँ का होगा, ब्रेन का होगा। ये डेथ किसके कारण होती है, इंटरप्शन हो जाता है, ब्लड फ्लो में इंटरप्शन हो जाता है और जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाते हैं, ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण स्ट्रोक होता है। फिर इसके सेकंड डेफिनेशन आ जाती है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए एंड स्ट्रोक इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स कॉज्ड बाय द इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है वह चेंज हो जाते हैं, मोर देन 24 आवर्स ये क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सप्लाई में, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है उसमें इंटरप्शन आ जाता है, जिसके कारण ब्रेन का पार्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उस पार्ट की डेथ हो जाती है टिश्यूज़ की वहाँ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फोर्थ का डी, राइट डाउन द इटियोलॉजी ऑफ सीवीए। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट की हमें क्या बतानी है, इटियोलॉजी बतानी है। तो हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट की इटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे कॉजेटिव फैक्टर होते हैं, कॉजेस होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉज हो जाता है थ्रम्बोसिस। थ्रम्बोसिस में क्या जाता है, ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड नेक। जो ब्लड क्लॉट हो जाता है कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाएगा। जो भी ब्लड वेसल्स हमारी ब्रेन तक जा रही हैं, नेक से होते हुए जा रही है, तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। और जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी को हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट को। नेक्स्ट हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है सेरेब्रल एम्बोलिज्म। सेरेब्रल एम्बोलिज्म में क्या आ जाता है, द कंडीशन इन विच द एम्बोलस बिकम लॉक्ड इन द आर्टरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। तो जो एम्बोलिज्म होता है वो उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, उसमें एम्बोलस क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण या तो आर्टरी या फिर वेसल्स हमारी पार्शियली ब्लॉक हो जाती है या फिर कंप्लीटली उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण भी सीवीए होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इस्कीमिया। इस्कीमिया में क्या होता है, लो ब्लड सप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कोई भी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाना क्या होता है, इस्कीमिया होता है, जिसके कारण भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेस्कुलर कंप्रेशन। वेस्कुलर कंप्रेशन में क्या होता है, ब्रेन कंप्रेस हो जाएगी, जो वेन्स रहेंगी, आर्टरीज रहेंगी, उसमें जो वेन है तो वेस्कुलर कंप्रेशन में वेन कंप्रेस हो जाएगी। आर्टेरियल कंप्रेशन या फिर आर्टेरियल स्पाज्म में आर्टरी में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसके कारण भी सीवीए होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ये जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है वो क्या होता है, फैटी डिपोजिशन होता है किसमें, आर्टरीज में, जिसके कारण फैट डिपॉजिट हो जाएगा आर्टरी में, तो वो नैरो हो जाएगी या फिर उसमें जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो जितने अमाउंट में होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडीमिया। ओबेसिटी सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैसे इंक्रीज करेगी, तो जो हाइपरटेंशन है वो क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, हाइपरटेंशन, बीपी, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं ओबेसिटी में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, और हाइपरलिपिडीमिया होता है, जिसके कारण भी सीवीए होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कोएगुलोपैथीज। इसमें आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में लीड टू द थ्रोम्बोसिस। जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी थ्रोम्बोसिस को लीड करते हैं, जिसके कारण भी थ्रोम्बोसिस होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पोस्ट मास्टेक्टोमी केयर। पोस्ट मास्टेक्टोमी केयर में क्या जाता है, ब्रेस्ट रिमूवल के बाद में हमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ये हमारा पोस्ट मास्टेक्टोमी केयर में आ जाता है। तो सबसे पहले हमारी क्या रहेगी, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहेगी। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब जैसे ही पेशेंट को हमने ऑपरेशन थिएटर से बाहर शिफ्ट किया, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट किया, तो इमीडिएट केयर हमारी क्या रहेगी, तो हमें सबसे पहले केयर क्या प्रोवाइड करनी है, उसके हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में उसके वाइटल्स हमें लेने हैं, और उसके बाद में हमें फिर इनिशियली 1 आवर करके उसको वाइटल्स को हमें मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑब्जर्व द सर्जिकल साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन। जिस सर्जिकल साइट में उसका क्या चेक करना, हमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही वहाँ पे, सोकेज वगैरह तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, हेमाटोमा फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, ब्लड कलेक्शन तो नहीं हो रहा, ये सब हमें सर्जिकल साइट में देखना है, ऑब्जर्व करना है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है कीप द अफेक्टेड आर्म एलिवेट ऑन द पिलोज टू रिड्यूस द स्वेलिंग। जिधर भी साइड लेफ्ट हो या राइट हो, जिधर साइड का ब्रेस्ट को रिमूव किया है, मास्टेक्टोमी किया है, उधर साइड के जो आर्म है उसको हमें क्या करना है, एलिवेट करके रखना है, जिससे हम स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। पिलो वगैरह हमें पिलो लगाना है और क्या करना है, उसको एलिवेट करके रखना है, जिससे हम स्वेलिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट किया जाता है बुंड एंड ड्रेन केयर। बुंड और ड्रेन केयर में किया जाता है यूज एसेप्टिक टेक्निक्स वाइल हैंडलिंग द बुंड एंड ड्रेन। अगर हम ड्रेन को या फिर बुंड को हैंडल कर रहे हैं, उसमें हाथ लगा रहे हैं, तो हमें एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करनी है। चेंज ड्रेसिंग एज ऑर्डर एंड कीप द साइट क्लीन एंड ड्राई। जैसे फिजिशियन का ऑर्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेसिंग को चेंज करना है, उस सर्जिकल साइट को हमें क्लीन करना है और ड्राई रखना है। इंस्पेक्ट फॉर इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, डिस्चार्ज एंड फीवर। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। अगर रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, टेंडर होता है, डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है, फीवर अगर पेशेंट को आता है, तो ये सब चीज़ों को हमें मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आर्म एंड शोल्डर केयर। आर्म और शोल्डर केयर में क्या जाता है, अवॉइड बीपी, मीजल्स, इंजेक्शन एंड आईवी साइड ऑन द ऑपरेटिव साइड। जिधर भी साइड का लेफ्ट हो या राइट हो, जिधर साइड का उसका ऑपरेट हुआ है, उधर साइड में हमें कुछ भी इंजेक्शन वगैरह नहीं देने हैं, आईवी लाइंस नहीं लगानी है, बीपी इंस्ट्रूमेंट हमें बीपी नहीं बनना है उधर साइड में, तो बीपी उधर साइड से हमें नहीं लेना, अपोजिट साइड से हमें बीपी मेजर करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पेन एंड कंफर्ट मैनेजमेंट। पेन और कंफर्ट मैनेजमेंट में आ जाता है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब। जो एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब की गई है वो हमें पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए लगाना है। इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना है। एंकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बतानी, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गाइडेड इमेजिनरी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को हमें प्रोवाइड करना। तो इसमें आ जाता है एंकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस फेयर एंड फीलिंग अबाउट बॉडी इमेज एंड फर्मिनिटी। पेशेंट को हमें क्या करना है, एंकरेज करना है, उसको एक्सप्रेस करने देना है कि भाई उस किस तरीके की फीलिंग और फेयर उसके साथ में हो रहा है बॉडी इमेज को लेके, जिससे हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको हम दे सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है ऑफन काउंसलिंग refers to a psychologist and support group। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड एजुकेशन ऑन ब्रेस्ट प्रोस्थेटिक्स एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑपरेशन। हमें पेशेंट को रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और प्रोस्थेटिक जो ब्रेस्ट के ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में उनको बताना है, जिससे वह अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं और बॉडी इमेज को वह गुड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर में क्या जाता है एंकरेज हाई प्रोटीन डाइट फॉर टिश्यू हीलिंग। हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी जिससे टिश्यू हीलिंग हो सके। फिर आ जाता है इंक्लूड आयरन रिच फूड टू प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें आयरन रिच डाइट देनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड फॉलोअप। टीच पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर बुंड एंड ड्रेन केयर फॉर होम। हमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट को समझाना है कि वह बुंड और ड्रेन की केयर किस तरीके से करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेगुलर फॉलोअप विजिट फॉर बुंड असेसमेंट एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव रिकरेंट चेक। पेशेंट को हमें फॉलोअप विजिट के लिए बताना है, बुंड असेसमेंट के लिए बताना है कि वह फॉलोअप चेकअप यहाँ पे ले सकता है, जिससे वह फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आते हैं, उन सबको हम जल्दी से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का बी, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन आईसीयू। आईसीयू में हम क्या क्या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे आईसीयूज़ के अंदर, वो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट रहने वाला है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में क्या रहेगा, वॉश एंड बिफोर एंड आफ्टर टचिंग ईच पेशेंट। हमें 5 मूवमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन के, वो हमें यूज़ करना है, जिसमें हमारा बिफोर और आफ्टर टचिंग पेशेंट होता है। बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, आफ्टर डूइंग एनी प्रोसीजर, या अगर किसी बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज होते हैं या और पेशेंट की सराउंडिंग में हम जाते हैं तो उस टाइम में भी हमें क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है। नेक्स्ट आता है यूज़ एल्कोहल बेस्ड हैंड रब एंड सोप एंड वाटर। हमें एल्कोहल बेस्ड हैंड रब ही यूज़ करना है और हमें सोप वाटर से हैंड को वॉश करना है। फॉलो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के हमें 5 मूवमेंट्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, जिसमें पीपी किट्स वगैरह आ जाती है, जिसमें वेयर ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन एंड कैप एंड आर नीडेड रहती है।
फिर डिस्पोज ऑफ पीपी किट प्रॉपरली इन बायोमेडिकल कंटेनर, हमें बायोमेडिकल कंटेनर में पीपी किट को यूज़ करने के बाद में प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करनी है, डिस्पोज करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती है? मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक ड्यूरिंग ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर, कैथेटर इंसर्शन, सक्शनिंग, आईवी लाइंस। हमें सारी एसेप्टिक टेक्निक्स करने से पहले हमें क्या करनी है, कोई भी हम अगर इन्वेजिव टेक्निक्स कर रहे हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें हमें स्किन के अंदर इन्वेजन करना पड़ रहा है, प्रिक करना पड़ रहा है, तो उस सब में हमें क्या करना है, हमें सारे प्रोसीजर एसेप्टिक तरीके से करनी है। जैसे कैथेटर को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें करनी है, सक्शनिंग कर रहे हैं, आईवी लाइंस हम डाल रहे हैं, तो इन सब टाइम में हमें क्या करनी है, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एनवायरनमेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ आईसीयू सरफेस, बेड्स, मॉनिटर एंड इक्विपमेंट। हमें आईसीयू में रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, सरफेस की, बेड्स की, मॉनिटर की, इक्विपमेंट्स की, और जो भी आर्टिकल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हर चीज़ की रेगुलर वहाँ पे क्लीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लीन हाई टच सरफेस। हाई जो बहुत ज़्यादा टच करने वाले सरफेस है जैसे बेड रेल्स वगैरह होती हैं, इन सबको हमें क्या करना है, ज़्यादा क्लीन करना है, एक दिन में 2 बार क्लीन करनी है। डोर नॉक्स वगैरह, स्विचेस वगैरह, इन सबको हम ज़्यादा क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इनको हमें दिन में 2 बार हमें क्लीन करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इक्विपमेंट केयर। इक्विपमेंट केयर में क्या आ जाता है, यूज स्टरलाइन सिंगल यूज डिवाइस वेन एवर पॉसिबल। सिंगल यूज डिवाइस को हमें क्या करना है, स्टरलाइल करके रखना है। डिसइंफेक्टेड एंड स्टरलाइन यूजेबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं उन सबको हमें डिसइंफेक्ट और स्टरलाइन करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स। आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स में क्या जाता है, आइसोलेट पेशेंट विथ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज़ को हमें क्या करना है, आइसोलेट करके रखना। अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज से वाला पेशेंट है तो उनको हमें आइसोलेट करके रखना है। जैसे टीबी वाले पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस, एमआरएचए वाला पेशेंट है तो उसको हमें क्या करना है, आइसोलेट करके उनको रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आ जाता है सेग्रीगेट वेस्ट इनटू कलर कोडेड विंस। हमें कलर कोडेड विंस के अकॉर्डिंग हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। डिस्पोज ऑफ शार्प इन पंचर प्रूफ कंटेनर। हमें जो शार्प चीज़ें हैं जैसे निडल वगैरह जो होती है हमारी शार्प होती है, स्टिलेट्स होते हैं, वो सबको हमें क्या करना है, पंचर प्रूफ कंटेनर में हमको रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5th का सी, लीगल एंड एथिकल इशूज परटेनिंग टू जीरियाट्रिक नर्सिंग। क्या क्या लीगल और एथिकल इशूज़ होते हैं जो जीरियाट्रिक नर्सिंग में यूज़ होते हैं, तो हम देख लेते हैं। नर्सेस आर फॉलो बोथ लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी केयर। जो नर्सेस होती हैं वो लीगल और एथिकल दोनों स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीगल इशूज़ इन जीरियाट्रिक नर्सिंग, क्या क्या लीगल इशूज़ होते हैं जो जीरियाट्रिक नर्सिंग में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है इन्फॉर्म कंसर्न। एल्डरली पेशेंट हैव द लीगल राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट देयर ट्रीटमेंट टू गिव द कंसर्न बिफोर एनी प्रोसीजर। इन्फॉर्म कंसर्न में किया जाता है जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके ऊपर हमें कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें उनको क्या करना है, कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो सब के लिए भी हमें पहले कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसर्न के हमें ना ट्रीटमेंट देना है, ना ही कोई भी प्रोसीजर उनके ऊपर अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेशेंट्स राइट्स। इसमें आ जाता है राइट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेशन इन केयर डिसीजन। पेशेंट्स राइट्स में क्या आ जाता है, हमें पेशेंट के राइट को सेव करना है, उसको पेशेंट्स को राइट को हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के रखना है। डू नॉट, उनको हार्म, किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए, और उनकी क्वालिटी केयर उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में जाता है एल्डर एब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट। लीगल ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड फाइनेंशियल एब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट ऑफ एल्डरली पर्सन। जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। उनको किसी भी तरीके से फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। इसमें जाता है इंक्लूड इशूज़ लाइक एडवांस डायरेक्टिव लिविंग विल्स एंड डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें जाता है एक्यूरेट, टाइमली एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स एंड लीगल एविडेंस ऑफ केयर
प्रोवाइडेड, इसमें क्या आ जाता है, हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं एल्डरली पेशेंट को, उन सबको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्पिटेंसी एंड गार्डियनशिप, इसमें जाता है लीगल प्रोसीजर डिटरमाइन वेदर एस एल्डरली पर्सन कैन मेक डिसीजन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट में आ जाता है मेडिकेशन एरर एंड माल प्रैक्टिस, इसमें आ जाता है एडमिनिस्टर टू रॉन्ग ड्रग एंड डोज कैन लीड टू द लीगल एक्शन, हमें लीगल तरीके से वर्क नहीं करना है। जैसे हमें किसी भी मेडिसिन का रॉन्ग ड्रग, उसका डोज, रूट, सब हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट रखना, उसको रॉन्ग तरीके से नहीं करना है। अगर हम रॉन्ग तरीके से उसको करते हैं तो वो उसके लिए हमारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एथिकल इश्यूज इन जीडियाट्रिक नर्सिंग, क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं। अभी हमने लीगल इश्यूज देख लिया, अब हम देखेंगे क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं नर्सिंग के। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में आ जाता है रिस्पेक्टिंग द एल्डरली पर्सन राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन इवन इफ द नर्स डिसएग्री। तो ऑटोनॉमी में क्या रहेगा, हमें जो एल्डरली पर्सन है उसकी हमें रिस्पेक्ट करना है, उसकी हर डिसीजन का हमें रिस्पेक्ट करना, उसको एज अ पर्सन हमें लेना है, और भले ही हम उसके डिसीजन से डिसएग्री हों लेकिन उसके डिसीजन को हमें सर्वोपरि रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है बेनिफिशियल, इसमें जाता है एक्टिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट टू प्रमोट देयर वेलबिंग, हमें पेशेंट की वेलबिंग करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन माल एफिशिएंसी, इसमें आ जाता है अवॉइडिंग हार्म फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टू द पर्सन, हमें पेशेंट को हार्म होने से बचाना है, फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल, हमें पेशेंट को हार्म नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जस्टिस, जस्टिस में क्या जाता है प्रोवाइड फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एल्डरली पेशेंट रिगार्डलेस टू बैकग्राउंड, हमें हर पेशेंट को इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उनको हमें जज नहीं करना है उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें जाता है कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, हमें हर पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें प्राइवेट रखना है, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी कास्ट रिलीजन के हो, हमें उन सब की क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्सेस रोल, नर्सेस के क्या क्या रोल्स होते हैं। फर्स्ट आ जाता है एडवोकेट फॉर एल्डरली पेशेंट राइट, हमें पेशेंट के राइट को सेफ रखना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिग्निटी, हमें डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है। आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट एब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट, अगर एब्यूज़ हो रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है एल्डरली पर्सन को, तो उस चीज़ को हमें रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग इन केयर। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एजुकेट फैमिली मेम्बर्स अबाउट एथिकल एंड लीगल राइट्स, हमें फैमिली मेम्बर को भी एजुकेट करनी है एथिकल और लीगल राइट्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है स्टे अपडेटेड विद लॉ एंड एथिकल गाइडलाइन इन जेडियाट्रिक नर्सिंग, हमें जेडियाट्रिक नर्सिंग के लॉ और एथिकल गाइडलाइन से अपडेट होते रहना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, रोल ऑफ ट्राइस नर्स। रोल ऑफ ट्राइस नर्स में आ जाता है ट्राइस नर्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन, जो ट्राइस नर्स होती हैं वह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इमरजेंसी में और डिजास्टर की जब सिचुएशन आती है उस टाइम में ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज टू असेस द प्रायोरिटाइज्ड पेशेंट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सेज की वो क्या है, ट्राइज के समय, डिसास्टर के समय जो पेशेंट वहाँ पे हैं उनको प्रायोरिटाइज करना, मतलब किसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और मतलब उनकी सीवियरिटी ऑफ कंडीशन की सीवियरिटी हमें देखना और उस सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमें 3 पार्ट में उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं कि ट्राइज के समय क्या क्या रोल्स होते हैं, नर्सेज के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती। तो फर्स्ट हमारी आ जाती है इनिशियल पेशेंट असेसमेंट, इसमें आ जाता है क्विक असेस द पेशेंट एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वाइटल साइंस, हमें जो पेशेंट है उनकी हमें एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये सब असेस करना है, कॉन्शियस लेवल चेक करना, उनके वाइटल साइंस वहाँ पे चेक करना हमने। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केयर, इसमें क्या जाता है कैटेगराइज्ड पेशेंट अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी, हमें पेशेंट को अर्जेंसी के अकॉर्डिंग में प्रायोरिटाइज करना, जैसे इमरजेंसी, अर्जेंसी और नॉन अर्जेंसी। तो ये रेड कलर, ऑरेंज कलर और ये हमारा आ जाता है ग्रीन कलर कोडिंग के अंदर रख दिया जाता है पेशेंट को। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हिस्ट्री टेकिंग, इसमें जाता है ऑब्टेन ब्रीफ रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, हमें पेशेंट की जो भी पर्सन वहाँ पे फंसा हुआ है उसकी हमें ब्रीफ और रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है
और हमें प्रेजेंटिंग सिम्टम्स पूछने हैं कि अभी उसको फ़िलहाल में प्रेजेंट में क्या उसको हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मॉनिटरिंग एंड रीअसेसमेंट। इसमें आ जाता है कंटिन्यू मॉनिटरिंग पेशेंट इन द वेटिंग एरिया एंड रीअसेस इफ़ देयर कंडीशन चेंज। हमें पेशेंट को क्या करना है, मॉनिटर करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और उसको रीअसेस भी करना है अगर उसकी कंडीशन चेंज होती है तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आ जाता है रिकॉर्ड असेसमेंट फाइंडिंग ट्राइज वाइटल साइन एंड एनी नर्सिंग इंटरवेंशन गिवन। हमें जो भी हम नर्सिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं, फाइंडिंग्स आ रही है ट्राइज में, जो भी वाइटल साइन आ रहा है, सब चीज़ को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आ जाता है कम्युनिकेट पेशेंट कंडीशन टू डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स प्रॉम्प्टली। हमें जो पेशेंट की कंडीशन है उसके बारे में डॉक्टर, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन और जो टीम मेंबर्स है सबसे हमें क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इमोशनल सपोर्ट। इसमें आ जाता है प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। हमें पेशेंट को और उनकी फैमिलीज को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें आ जाता है फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन एंड मेंटेन हाइजीन। जो पेशेंट होते हैं उनको हमें क्रॉस इन्फेक्शन से बचाना है और उनकी हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। इसमें आ जाता है यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग टू मेक क्विक एक्यूरेट एंड सेफ क्लिनिकल डिसीजन। हमें तुरंत और एक्यूरेट हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है, क्लिनिकल डिसीजंस लेना है, सेफ होना चाहिए ये पेशेंट के लिए। तो ये भी एक नर्सेस का क्या होता है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है वो क्या है, एक लाइफ सेविंग टेक्निक्स है जिसका यूज़ हम मैनी इमरजेंसीज में करते हैं, जैसे हार्ट अटैक में कर सकते हैं, ड्राउनिंग के टाइम में कर सकते हैं। तो जो हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है वो क्या है, एक लाइफ सेविंग टेक्निक्स है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है सीपीआर की। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज द टेक्निक इज बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट until appropriate definitive medical treatment can restore normal heart and ventilate action। तो जो हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है वो क्या है, एक टेक्निक्स है, लाइफ सेविंग करने की एक टेक्निक्स है जिसमें हम ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करके हार्ट को अप्रोप्रिएट डेफिनेट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता उतने देर के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना चाहिए, हार्ट हमारा नॉर्मल रिस्टोर फंक्शन करना चाहिए, वेंटिलेट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये सब हमारा क्या होता है, एक लाइफ सेविंग टेक्निक्स है जिसमें हम लाइफ को सेव करते हैं। इसके पर्पस क्या क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा आ जाता है टू मेंटेन एन ओपन क्लियर एयरवे। इसमें जो हमारी एयरवे है वो ओपन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन। हमें एक्सटर्नल वेंटिलेशन देके हमें पेशेंट की ब्रीथिंग को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाजेस। हमें एक्सटर्नल कार्डियक मसाजेस देनी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट हमारा पर्पस में आ जाता है टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट। हमें पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। नेक्स्ट हमारा पर्पस में आ जाता है टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट टिल मेडिकल एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट अराइव। जब तक हमें मेडिकल और एडवांस लाइफ सपोर्ट हमारे तक पहुंच नहीं जाते तब तक हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर हमें प्रोवाइड करना है पेशेंट को। अब इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं कि किस किस टाइम में हम पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाती है कार्डियक अरेस्ट के टाइम में दे सकते हैं, ड्राउनिंग के टाइम में, इलेक्ट्रिक शॉक, सीवियर ट्रॉमा, सडन कोलैप्स या अनकॉन्शियसनेस, ये सब टाइम में हम पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं सीपीआर की। तो सबसे पहले होता है सीन सेफ्टी। हमें सीन सेफ्टी देखना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट अगर बीच रोड में अगर गिर गया तो हम उसको वहीं सीपीआर देने लगे, नहीं। हमें पेशेंट को क्या करना है, सेफ प्लेस में पहले उसको लाना है। अगर बीच रोड में है तो हमें उसको साइड में लाना होगा, तो हमें पहले क्या करना है, सेफ प्लेस में रखना है। हमें देखना है कि वहाँ पे पेशेंट भी सेफ होना चाहिए और जो पर्सन है जो सीपीआर प्रोवाइड कर रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। तो हमें पहले सीन सेफ्टी
देखनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेक रिस्पॉन्स। हमें पेशेंट को रिस्पॉन्स चेक करना है। उसको क्या करेंगे, हम उसके कंधे पे हाथ को थपथपाएंगे और बोलेंगे आर यू ओके, आर यू ओके। ऐसे हमें लाउड साउंड से बोलना है, जिससे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि वह कॉन्शियस है नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉल फॉर हेल्प। फिर हमें अगर पेशेंट हमें अनरिस्पॉन्सिव मिलता है तो हमें क्या करना है, कॉल करना है। वहाँ पे जो भी नियर बाय हमारे पर्सन्स हैं उनको हमें बुलाना है और उनको क्या करना है, जो मेडिकल सपोर्ट है, एम्बुलेंस वगैरह है, उसको कॉल करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओपन द एयरवे। हमें एयरवे को क्या करना है, ओपन करना है। तो जो हमारा नेक एरिया है उसको हमें बैकवर्ड साइड में थोड़ा सा पीछे से टिल्ट करके रखना है, जिससे हमारा जो एयरवे है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट हो जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेक ब्रीथिंग। हमें उसके बाद में क्या करनी है, ब्रीथिंग चेक करनी है, जिसमें हमें लुक, लिसन और फील करनी है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है चेस्ट कंप्रेशन। हमें पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देनी है, जिसमें हमें 1 मिनट के अंदर में 120 इवेंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं। और फिर हमें नेक्स्ट हमारा रहता है वेंटिलेशन। तो हमें जो एडल्ट होता है उसमें 30:2 के रेशियो से हमें चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। जैसे 30 हमने कंप्रेशन दिया, फिर हमें क्या देना है, 2 ब्रीथ देना है, फिर हमें 30 कंप्रेशन देना है, 2 ब्रीथ देना। तो इस प्रकार से हमारे 1 मिनट के अंदर में 120 इवेंट्स कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट में आ जाता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं सीपीआर देने के बाद। इसमें आ जाता है कोरोनरी वेसल्स इंजरी। जो कोरोनरी वेसल्स है, हार्ट की वेसल्स है, उसमें इंजरी हो सकती है। डायफ्राम में इंजरी हो सकती है। हीमोपेरिकार्डियम हो सकता है। हीमोथोरेक्स हो सकता है। लीवर में इंजरी हो सकती है। मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा जाता है रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है जो सीपीआर देने से हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा MSN सेकंड 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।